सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व क्या हैं? हर आदमी जो कमाता है तो उसको हिसाब से खर्चा करता है और साल भर का लेखा जोखा भी बहुत आदमी लोग रखते हैं कि साल भर में हम कितना कमाएं, कितना हमको खर्चा हुआ और उस बीच में हमको कहाँ कहाँ पैसा देना है, ये सब का हिसाब किताब रखते हैं। मतलब आय और व्यय का हिसाब किताब रखते हैं। उसी तरह सरकार भी अपने आय व्यय का हिसाब किताब रखती है, जिसको हम लोग बजट के रूप में जानते हैं। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। सरकारी बजट के 2 मुख्य तत्व या घटक हैं। पहला है बजट प्राप्तियां और दूसरा है बजट व्यय। अब बजट प्राप्तियां जो है वो क्या है, तो बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। मतलब जितना भी उसका स्रोत है, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत, सभी से जो अनुमानित मौद्रिक आय होगा, प्राप्त होने का आशा है, वही बजट प्राप्तियां कहलाएगा। बजट प्राप्तियों का विस्तृत रूप से 2 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। पहला है राजस्व प्राप्तियां। सरकार की राजस्व प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिसके फलस्वरूप न तो कोई देयता उत्पन्न होती है और न ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति कम होती है। मतलब राजस्व प्राप्तियां मतलब उसको केवल प्राप्त होगा, जैसे ज़मीन का बिक्री करने से, गाड़ी का चालान काटने से, लाइसेंस बनाने में, ये सब से जो राजस्व प्राप्तियां होगा उसमें कोई किसी तरह की देयता नहीं होती, केवल उसमें धन प्राप्ति सरकार को होती है। अब पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है कि पहले तो पूंजी मशीन जैसे हमको पहले खरीदना पड़ेगा, तब उससे हम पैसा कमाएंगे, तो इसमें एक देयता बनती है, तो इसमें परिसंपत्तियां कम भी होती हैं। दूसरा है बजट व्यय। बजट व्यय मतलब सरकारी बजट के 2 रूप हैं। पहला तो हम लोग देख लिए क्या था, बजट प्राप्तियां। अब दूसरा है बजट व्यय। बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर या योजना तथा योजनातर कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय से है। सरकार जो भी खर्चा करती है उसकी एक योजना बनाती है कि हमको इतना खर्चा करना है साल भर में। जैसे पंचवर्षीय योजना जो भारत में 1951 से प्रारंभ हुआ है, तो 5 वर्ष का योजना बनाती है, उसके हिसाब से वो फिर खर्चा करती है। तो इसीलिए बजट व्यय में हम लोग 2 रूप मापेंगे, एक है विकास तथा विकासेतर और दूसरा योजना तथा योजनेतर कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय से है। अब बजट व्यय को निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भाग है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है, न ही देयता में कमी होती है। और दूसरा है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब है अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर स्पष्ट करें। प्रत्येक का एक उदाहरण दें। सरकार को जो हम लोग को टैक्स देना पड़ता है वो कर कहलाता है, टैक्स। तो टैक्स जो कर है उसको मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। प्रत्यक्ष कर मतलब सरकार जिस पर कर लगाएगा वही अगर कर का भुगतान करता है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है, और सरकार जिस पर अगर कर लगाया वो किसी दूसरे पर टाल देता है तो वो आदमी उसको भुगतान करेगा, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, कड़वा तेल, तो उसका जो पैकेट में लिखा रहता है कि मूल्य इतना इंक्लूडेड ऑल टैक्स। इसका मतलब है कि सरकार उत्पादक पे टैक्स लगाया है और वो ग्राहकों पर उसको टाल दिया है, और जो उस सामान को खरीदता है उसे टैक्स का भुगतान करके वो सामान खरीदना पड़ता है। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला, अंतिम भार। प्रत्यक्ष कर का अंतिम भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जो सरकार के कर का भुगतान करता है।
इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर, जिसका सरकार को भुगतान एक व्यक्ति करता है किंतु अंतिम भार किसी अन्य व्यक्ति को उठाना पड़ता है। कर का टालना, प्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। तीसरा है प्रगतिशीलता, प्रत्यक्ष कर साधारणतः प्रगतिशील होते हैं, इनका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों की तुलना में धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर साधारणतः प्रतिगामी होते हैं, इसका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर धनी व्यक्तियों की तुलना में अधिक पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क। अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट में घाटे के वित्त की धारणा का उल्लेख करें, अथवा घाटे का वित्तीयन किस प्रकार हो सकता है। घाटा मतलब होता है कि मेरा आमदनी है 1 रुपया और खर्चा है 2 रुपया, तो जो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं वो घाटे की वित्त व्यवस्था करके सरकार करती है। समस्त व्यय एवं प्राप्तियों के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। मतलब जितना मेरा खर्चा हुआ और जितना हमको प्राप्त हुआ दोनों को हम लोग घटा देंगे तो उससे हमको बजट घाटा पता चलेगा। बजटीय घाटा उस समय उत्पन्न होता है जब सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से ज़्यादा होता है। मतलब खर्चा जब सरकार का ज़्यादा हो जाएगा और उसको कम इनकम होगा तो वो घाटा होगा, बजटीय घाटा होगा। घाटे के वित्तीयन के 2 रास्ते हैं। मौद्रिक प्रसार, सरकार घाटे समय नए नोट छपवा सकती है। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा राजकोषीय हुंडियों के आधार पर आरबीआई से ऋण लेने जैसा है। आरबीआई नए नोट छापता है और हुंडियों के बदले उन्हें सरकार को देता है। सरकार इन नोटों से अपना घाटा पूरा कर सकती है। दूसरा है ऋण लेना, सरकार घाटे को पूरा करने के लिए घरेलू एवं विदेशी ऋण ले सकती है। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में अंतर स्पष्ट करें, अथवा सार्वजनिक या सरकारी व्यय का वर्गीकरण करें। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक व्यय मतलब जो सरकार खर्च करती है का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। इसके मुख्य प्रकार निम्न है। तो पहला है विकासात्मक व्यय या विकास व्यय। विकास व्यय वह व्यय है जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, यातायात, सड़क, नहरों, ग्रामीण विकास, जल कल्याण, बिजली आदि के विकास पर खर्च की जाने वाली धनराशि को शामिल किया जाता है। इसमें सरकार द्वारा उद्यमों को विकास के लिए दिए जाने वाले ऋण भी सम्मिलित होते हैं, जैसे एयर इंडिया को दिया गया ऋण। दूसरा है गैर विकासात्मक व्यय या गैर विकास व्यय या विकासेतर व्यय। गैर विकास व्यय वह व्यय है जो सरकार के गैर विकास कार्यों पर किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रशासन, पुलिस, सेना, कानून तथा व्यवस्था, करों के एकत्रीकरण, ऋणों पर ब्याज, वृद्धा पेंशन आदि पर किए जाने वाले, यहाँ पर किए हो जाएगा, किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। गैर विकास मतलब जिस पर हम लोग कुछ बना नहीं रहे हैं, जैसे रोड नहीं बना रहे, स्कूल नहीं बना रहे हैं, लेकिन इसके रख रखाव में जो मेरा खर्चा हो रहा है, प्रशासन पर जो खर्चा रहा है, वो विकासात्मक गैर विकासात्मक व्यय कहलाएगा। अब तीसरा है योजना व्यय। योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो चालू पंचवर्षीय योजना के अधीन कार्यक्रमों पर किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार या योजना आयोग द्वारा किया गया उपभोग तथा निवेश दोनों प्रकार का व्यय शामिल किया जाता है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण जैसे कृषि, ऊर्जा, संचार, उद्योग, यातायात, सार्वजनिक सेवा में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय। और चौथा है गैर योजना व्यय। योजनेतर व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनात्मक विकास संबंधी कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार के उपभोग तथा निवेश दोनों प्रकार के व्यय को शामिल किया जाता है। इसके मुख्य उदाहरण हैं अनुदान, सुरक्षा, कानून तथा व्यवस्था, सरकार द्वारा लिखे गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे से आपका क्या अभिप्राय है। भारी राजकोषीय घाटे के बजट के क्या प्रभाव होते हैं। तो राजकोषीय घाटा संबंध सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय में राजस्व प्लस पूंजीगत की उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों मतलब राजस्व प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों पर आधारित है।
मतलब है कि जो हमको आय हो रहा है, दो स्रोत से आय हो रहा है, राजस्व से हो रहा है और पूंजीगत स्रोत से हो रहा है। जिससे आय हो रहा है और जो मेरा खर्चा हो रहा है, वो दोनों का अंतर ही राजकोषीय घाटा होगा। तो खर्चा भी मेरा दो आधार पर, दो जगह होता है, राजस्व और पूंजीगत दोनों पर ही। तो अगर हम उस पर खर्चा करें तो उससे आय भी आता है और खर्चा भी उस पर हमको करना पड़ता है, तो उसका अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक धन उधार लेना पड़ेगा। भारत में सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार का एक प्रमुख स्रोत आरबीआई है। आरबीआई मतलब केंद्रीय बैंक, सरकार का बैंक होता है। सरकार ही उससे लेन देन कर सकती है, हम लोग आम आदमी उससे लेन देन नहीं करते। इसे घाटे का वित्त व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्यतः रिजर्व बैंक सरकार को उधार देने के लिए अधिक नोट छापता है। यह प्रथा यद्यपि सरकार के लिए सुविधाजनक है, परंतु इसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने के कारण मुद्रास्फीति अर्थात कीमतों के बढ़ जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोगों के हाथ में अगर पैसा ज़्यादा पहुंच जाएगा तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, और क्रय शक्ति बढ़ती है लेकिन पूर्ति तुरंत नहीं बढ़ता है, तो वो मांग को करेगा लेकिन सामान बाज़ार में कम रहेगा तो ज़्यादा कीमत पर आदमी उसको बेचेगा और इससे मूल्य वृद्धि हो जाएगी। प्रगतिशील कर क्या है? तो प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय अथवा संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस प्रणाली में जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी उससे उतना ही अधिक कर वसूला जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कर ज़्यादा देना पड़ेगा, कर की दर बढ़ेगी। तो इसी को हम लोग प्रगतिशील कर कहते हैं। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटे की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, अथवा राजस्व घाटे का क्या अर्थ है, इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो राजस्व घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता है। आरडी बराबर आरई माइनस आरआर, मतलब आरडी हो गया राजस्व घाटा बराबर आरई मतलब राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, और ये आरआर हो गया राजस्व प्राप्तियाँ। दोनों का अंतर अगर ज़्यादा रहेगा मतलब खर्चा ज़्यादा और आय कम, आरई मतलब राजस्व व्यय अधिक होगा राजस्व प्राप्तियों से, तो राजस्व घाटा हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ आरआर राजस्व घाटा, आरई राजस्व व्यय और आरआर राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व घाटे का अधिक होना सरकार को यह चेतावनी देता है कि या तो वह अपना व्यय कम करे या अपनी कर तथा करेतर प्राप्तियों में वृद्धि करे, मतलब खर्चा कम कीजिए या फिर आय के स्रोत को बढ़ाइए। भारत जैसे अल्पविकसित देशों में प्रायः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब सरकार को प्रशासन तथा रख रखाव पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है, परंतु देश की निर्धन जनता को अधिक कर देने के लिए मजबूर करना कठिन होता है। इस स्थिति में सरकार को बढ़ते हुए राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए या तो धन उधार लेना पड़ता है या विनिवेश करना पड़ता है। धन उधार लेने से सरकार की देयता बढ़ जाती है, मतलब उधार लीजिएगा तो आपको देना भी तो पड़ेगा, तथा विनिवेश के फलस्वरूप उसकी परिसंपत्तियां कम हो जाती है। अतएव परिसंपत्तियों तथा देयता में एक संतुलन स्थापित करने के लिए सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता होती है, अन्यथा अर्थव्यवस्था का संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था असंतुलित। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।